आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी, और इसके ऊपर हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर भी बनाए हैं। यकीनन आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी आपको मिलेगा, वो और थ्योरी बिफोर थ्योरी क्या है, और कलेक्टिवली मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी किन बुनियादी प्रिंसिपल्स पर स्टैंड कर रही है। तो उससे फिर ये होता है कि फिर क्रिटिकल थ्योरी को इंडिविजुअली समझने में बहुत आसानी हमें महसूस होती है। तो आज हम बाकायदा से इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज पहली थ्योरी जो है उसके बारे में आज बात करेंगे, और उसके ऊपर भी ये पहला हिस्सा है, क्योंकि थ्योरी, कोई भी थ्योरी है वो एक कंसाइज किस्म के वीडियो लॉग के अंदर उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, और लेंथी वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा, ताकि छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं 8-10 मिनट से ज़्यादा ना हो, ताकि आपको कंसंट्रेशन स्पैन का भी इशू है तो और ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स में फिर इसको समझने में भी आसानी होगी। तो आज है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और जो बुक्स हम कंसल्ट करेंगे वो है पीटर बेरी की द बिगनिंग थ्योरी और लुई टाइसन की द क्रिटिकल थ्योरी टुडे। तो ये दो किताबें जो है वो आमतौर पे मैं कंसल्ट करता रहूँगा, साथ साथ आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, और इन लेक्चर के साथ साथ जब उन किताबों को आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्ट्रक्चरलिज्म अगर देखा जाए तो ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के तौर पे सामने आती है 1950s के बाद। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद का जो टाइम है उसमें दुनिया काफ़ी बदल जाती है, और 1920s में आप जैसे आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो है दैट वाज ए वेरी हाई टाइम ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, दैट वाज हाई टाइम ऑफ लिबरल ह्यूमनिस्टिक थॉट एंड एनालिसिस। और उसके बाद 1950s के बाद जो है वो एक नई एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होती है, और इसके जो ओरिजिनेटर हैं, जो ज़्यादा जो जिनको मेंशन किया जाता है वो हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और रोलैंड बार्थ। दोनों फ्रेंच हैं, और ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया था एक लास्ट लेक्चर में कि मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी मोस्टली इसके ऑथर जो है फ्रेंच है। तो अब इसके जो एसेंस है अगर हम इसे सिंगल लाइन में इसको समझने की कोशिश करें, जैसे राइटर ने लिखा है कि सिंगल लाइन में तो इसको समअप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे सिंगल लाइन में लेके आने की कोशिश करें तो वो ये है कि मीनिंग को जो है या टेक्स्ट को है वो हम नहीं समझ सकते आइसोलेशन में। तो इसका एसेंस जो हमारे सामने आता है कि टेक्स्ट को हम कॉन्टेक्स्ट में किसी लार्जर स्ट्रक्चर में रख कर समझ सकते हैं, और उसको आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ सम लार्जर स्ट्रक्चर। ये जो कि इसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो लैंग्वेज की स्टडी, लिंग्विस्टिक की स्टडी, सोशल के कॉन्सेप्ट पर बेस कर रहा है। बाद में हम सोशल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम जो चंद मेजर पॉइंट्स को समझ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, तो ये स्ट्रक्चर्स, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में खुद स्ट्रक्चर वर्ड है, तो बिल्कुल एक इंडिविजुअल पार्ट को आइसोलेशन में हम नहीं समझ सकते जब तक उसे हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ना रखें। तो सॉशर ने जैसे कि लैंग्वेज के बारे में कहा है कि एक सेंटेंस को अगर हमने समझना है तो हमें जैसे वो लैंग और पैरोल की डिवीजन कहता है कि पैरोल है, एक सेंटेंस जो है वो पैरोल है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन जो है वो पैरोल है, एक इंडिविजुअल सेंटेंस जो है वो पैरोल है, और आप वो नहीं समझ सकते जब तक आपको लैंग का ना पता हो। जब तक आप लैंग के अंदर नहीं रखेंगे वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। यही वजह है कि अगर मैं आपके सामने या हमारे सामने कोई फ्रेंच का कोई सेंटेंस बोलेगा, लैटिन का या ग्रीक का या जर्मन का या ऐसी कोई भी ज़बान का जो हम नहीं जानते हैं, उसका सेंटेंस बोलेगा तो हमें वो समझ में नहीं आएगा, ऑल्दो वो कितना ही वेल फॉर्म्ड ना क्यों ना हो, वेल ग्रामेटिकल क्यों ना हो। इसलिए हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि वो जो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है, और वो जो सिलेबल का एक स्ट्रक्चर है, वो जो साउंड का एक पैटर्न है, ऑल्दो उसमें पैटर्न मौजूद है, चीज़ें सारी मौजूद हैं, वेल फॉर्म सेंटेंस होगा, लेकिन हमारे जहन में चूँकि लैंग नहीं है, वो टोटल मीनिंग नहीं है, टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसमें हम रख कर उस इंडिविजुअल सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए हम उसको नहीं समझ सकते। सो मीनिंग जो है इंडिविजुअल सेंटेंस के इंडिविजुअल में नहीं होते, बल्कि उसके कलेक्टिव लैंग जो है उसको मीनिंग देती है। बिल्कुल इसी तरह एक लिटरेरी टेक्स्ट को इंडिविजुअली हम नहीं समझ सकते। लिबरल ह्यूमनिज्म जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म उसको साथ टकरा रहा है, कि क्योंकि
आई रिचर्ड्स ने कहा था कि हम जो टेक्स्ट है उसको विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और मीनिंग्स ऑन द पेज पढ़े हैं, क्लोज रीडिंग करेंगे और हम आउटसाइड द टेक्स्ट नहीं जाएंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म क्या कह रहा है कि हम विद इन द टेक्स्ट नहीं रहेंगे बल्कि आउटसाइड द टेक्स्ट जाएंगे और इसके मीनिंग हमें आउटसाइड की तरफ मिलेंगे। तो आपने देखा कि मीनिंग की तलाश में हम टेक्स्ट से बाहर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे राइटर ने जैसे एग्जाम्पल दिए, अगर हमने जॉन डन की पोएम गुड मारो को अंडरस्टैंड करना है स्ट्रक्चरलिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो फिर हम जो है वो देखेंगे कि ये कौन से लार्जर जॉनरा का पार्ट है। तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि ये एल्बा का पार्ट है, यानी डांस सॉन्ग जो सुबह के नगमे होते हैं उनका एक हिस्सा है, उसी जॉनरा की एक एग्जाम्पल है। और ये खुद जो है फिर एक एल्बा की जो फॉर्म है या सुबह के जो नगमे हैं, डांस सॉन्ग हैं, ये खुद हम देखते हैं कि फिर एक लार्जर जो है एक लव पोइट्री या कोर्ट पोइट्री का पार्ट है। ठीक है, तो हमें मीनिंग के लिए फिर एल्बा से और पीछे जाना होगा, कोर्ट पोइट्री की उन टाइप्स में जाना होगा जो 12th सेंचुरी में लिखी जाती थी, क्योंकि ये उसी को यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम डन की पोएम के मीनिंग को समझने के लिए हम डन की पोएम से बाहर और पीछे की तरफ जा रहे हैं, एक लार्जर स्ट्रक्चर में उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मीनिंग की तलाश में हम आउटसाइड द टेक्स्ट जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक एनालॉजी बनाई है बड़ी दिलचस्प सी, एग और चिकन की। पीटर बेरी हमें एनालॉजी देता है एग और चिकन को समझने के लिए कि यहाँ पे जो लिबरल ह्यूमनिस्ट हैं, जो न्यू क्रिटिक्स हैं, एफ आर लीवीज है, एम्सन है या आई रिचर्डसन है या जो रशियन फार्मलिस्ट हैं, वो कहेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इट्स सेल्फ ही इनफ है, यानी हमें एग की स्टडी करनी होगी इसको समझने के लिए, विद इन द एग जाना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि अगर हमने इस एग को समझना है तो हमें चिकन को समझना होगा जिससे ये एग आया है, बिकॉज चिकन ने एग दिया है, सो एग इज द पार्ट ऑफ द चिकन। तो एग की अपनी हैसियत तब ये समझ आएगी जब हम चिकन को समझेंगे, आउटसाइड द एग हमें मीनिंग की तलाश करने के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा तजाद जो है वो नज़र आता है स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान, मीनिंग को लेकर के, और लिबरल ह्यूमनिज्म के दरमियान। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म अपसाइड डाउन कर देता है, अपसाइड जैसे सिस्टम है तो उल्टा देता है समझने का, जो कि 1920 से लेकर के 50s तक जो है न्यू क्रिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डोमिनेट कर रही थी। तो जब ये न्यू जो चीज़ आई इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर, तो एंग्लो अमेरिकन जो क्रिटिसिज्म था वो बिल्कुल डिकन्स्ट्रक्ट हो गया। वो खुद जो है उसके सिस्टम को काफ़ी इसको रेजिस्ट भी किया गया, और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक इनोवेशन लेके आया इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि आखिर लिटरेचर है क्या। तो लिटरेचर स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो फिर इसी तरह देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही रिलेशनशिप है जैसे कि इंडिविजुअल सेंटेंस का एक ग्रामर के साथ ताल्लुक होता है, टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ताल्लुक होता है। विदाउट टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन हम इंडिविजुअल टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। तो ये अमूमन ये जो टेक्स्ट, तो एक इंडिविजुअल सेंटेंस का अपरेंटली तो वो डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल सेंटेंस, अब 3 सेंटेंस बोलेंगे तो वो अपरेंटली हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन स्ट्रक्चरली वो बहुत से सेंटेंस बिल्कुल सिमिलर होते हैं। सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर इंडिविजुअलिटी क्रिएट की जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना है कि ये जो सरफेस डिसिमिलैरिटी है, हमें इसके बजाय हमें इनहेरेंट सिमिलैरिटीज़ को देखना होगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर से किस स्ट्रक्चर का ये लार्जरली पार्ट है। तो एक लिहाज से हम देखें तो ये ग्रामर देखते हैं ऑफ द लिटरेचर, क्योंकि जैसे हम सेंटेंस की ग्रामर्स यानी उसके सेंटेंस, उसके सिंटेक्स या उसके स्ट्रक्चर या उसकी मॉर्फोलॉजी वर्ड्स की, उससे हम उसके बिहाइंड या अंडरलाइंग इनविजिबल स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, फिर लार्जर स्ट्रक्चर के साथ फिर मीनिंगफुल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें किसी पोएम या किसी नॉवल की ग्रामर को देखना होगा, या नॉवल की अंडरलाइंग ग्रामर क्या है जिसके ऊपर ये सारा नॉवल बिल्ड है। जैसे बार्ट ने 5 कोड्स की थ्योरी दी है कि हर नॉवल के नीचे उसके नीचे ये ग्रामर है 5 कोड्स की। सारे फिक्शन के अंदर जो लिखे हुए हैं, जो लिखे जा रहे हैं, जो लिखे जाएंगे, उसने कहा ये सब के नीचे 5 कोड्स
वर्क कर रहे हैं और इन्हीं की मदद से हर किस्म का जो प्रोज़ और फिक्शन है, जो नैरेटिव है, वो उसे बनाया जाता है, उसे बिल्ड किया जाता है। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, ऑल्दो इनकम्प्लीट है, लेकिन बेसिक जिस्ट को मैंने समझाने की कोशिश की है। कमिंग लेक्चर में हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म की, और फर्दर इसकी डिटेल और इसकी अदर राइटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।